अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों आज हम 23 मई 2020 की बड़ी अपडेट्स को देखने वाले हैं। और सबसे पहले दोस्तों हम आपको एक बड़ी खुशखबरी देंगे और सभी छात्रों को ये खुशखबरी मिलेगी। उसके बाद देखिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का होगा अनुपालन। तो दोस्तों आज की न्यूज़पेपर की जो अपडेट्स आई थी वो ये आई थी। उसके बाद हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कंफ्यूजन बरकरार। ठीक है। और देखिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के विस्तृत विश्लेषण के साथ 69,000 शिक्षक भर्ती पासिंग मार्क केस सुने टीम रिजवान अंसारी की अपडेट्स। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए टीम रिजवान ने क्या बोला, उसकी दोस्तों हम पूरी ऑडियो क्लिप इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और देखिए बड़ी खुशखबरी क्या है। देखिए अब इस शिक्षक भर्ती में हो सकता है कि 68,500 शिक्षक भर्ती के जो छात्र थे वो अब सम्मिलित ना हो। क्योंकि दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में होगा क्या, अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन रहेगा। देखिए नियुक्ति पत्र सबको मिल जाएगा। और देखिए टीम जो रिजवान थी उन्होंने क्या कहा। अब दोस्तों इनको भी ऐसा लगता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया अब रुकेगी नहीं। मतलब दोस्तों जो इनका नियुक्ति पत्र है दोस्तों 3 तारीख से लेकर 6 जून तक वो सभी छात्रों को नियुक्ति पत्र बढ़ जाएगा। उसके बाद दोस्तों मामला कोर्ट में चलता रहेगा। आपको पता है ना दोस्तों, जैसे शिक्षा मित्रों को पहले समायोजन जब निरस्त हुआ था, जब इनको नौकरी मिली थी, उस समय भी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन था, जिसके कारण दोस्तों मतलब इनकी नौकरी 2017 में चली गई थी। तो वैसे ही दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती का प्रोसेस होगा। और आपके मन में एक सवाल था, क्या भर्ती प्रक्रिया एक बार फिर से फंस सकती है। अब दोस्तों इसका आंसर होगा बिल्कुल भी नहीं। जी हाँ दोस्तों, अब कोई भी भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर बिल्कुल फंसने वाली नहीं है। मतलब अब दोस्तों जैसा प्रोसेस चल रहा है तो वो बिल्कुल वैसे चलेगा। अब आपके मन में होगा यार कि क्या होगा आने वाले टाइम में, तो दोस्तों वो तो मामला कोर्ट में चलता रहेगा, उसके बाद देखा जाएगा जब अगली तारीख की दोस्तों सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन फिलहाल के लिए अभी तक दोस्तों जो शिक्षा मित्रों को लेकर जो भी अपडेट्स थी, अब ये बात दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि अब 69,000 शिक्षक भर्ती मामला कोर्ट में बिल्कुल भी फंसेगा नहीं, रुकेगा नहीं। अब देखिए रिवाइज्ड आंसर की को लेकर दोस्तों मामला कोर्ट में चल रहा है। ठीक है, ये देखिए एक अलग मामला है। ठीक है, इसको लेकर दोस्तों स्टे तो कभी भी लग ही नहीं सकता 69,000 में। रिवाइज्ड आंसर की मामला चल सकता है, जैसे आपने देखा होगा यूपी टेट का मामला भी कोर्ट में गया। और यूपी टेट 2018 मामला भी कोर्ट में गया था, 2019 इस साल भी मामला कोर्ट में गया था, तो 2020 चल रहा है। मतलब दोस्तों हर बार मामला कोर्ट में जाता रहता है और रिवाइज्ड आंसर की को लेकर कभी स्टे नहीं लगता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि अब भर्ती प्रक्रिया फंसने वाली नहीं है, न रुकने वाली है। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है दोस्तों उसमें कंफ्यूजन आपके मन में होगा, लेकिन हम आपको एक बात क्लियर करना चाहेंगे, अब भर्ती प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो उस दिन ऑर्डर आया था उसके हिसाब से ये वैकेंसी कहीं पर रुकने वाली नहीं है। और आपको हम इस वीडियो में आपका सेफ जोन बताएंगे। उसके बाद दोस्तों इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जो टीम रिजवान की ऑडियो क्लिप आई है, अगर आप फेल छात्र हैं तो दोस्तों आपके लिए क्या खबर होगी आप इससे समझ पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, काफी ऐसे छात्र होंगे जो 40-45 कट ऑफ में ही पास हो रहे होंगे। तो देखिए अगर शिक्षा मित्र 40-45 कट ऑफ को जिताएंगे तो डेफिनेटली जो बच्चे बीटीसी और बीएड के होंगे उनको भी मौका मिलेगा आने वाले टाइम में 69,000 भर्ती में ही। तो क्या होगा दोस्तों, उनकी अपडेट सारी अपडेट्स हम देखेंगे। फिलहाल देखिए आज की डेट में दोस्तों देखा जाए यार 1,46,000 से अधिक छात्र पास हो रहे हैं 69,000 में। ठीक है ना, 1,46,060 बच्चे। तो क्या होगा, कितने नंबर पर नौकरी मिलेगी। देखिए सिंपल सी बात हम बता दें, काफी बार दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल ने सर्वे किया आप लोगों के कहने पर, और दोस्तों आप लोग ने इसके लिए वोटिंग की। ये 3 कैटेगरी दोस्तों महत्वपूर्ण होने वाली है। और आपको पता था कि एक दिन न्यूज़पेपर में ये भी अपडेट्स आई कि जो एससी के छात्र होंगे, जैसे एसटी में दोस्तों आपको पता होगा सिर्फ 270 बच्चे पास हुए थे। तो एसटी में दोस्तों जो सीटें खाली रहेंगी उस पर एससी के छात्रों को मौका दे दिया जाएगा। और एससी में दोस्तों ऐसे भी टोटल मिला के 15,000 से अधिक सीटें बन जाएंगी। तो मतलब एससी में छात्रों को काफी ज्यादा फायदा मिलेगा और काफी छात्र ओवरलैप भी कर जाएंगे। तो मतलब कुल मिला के एससी में अगर आप पास हो रहे हैं तो काफी हद तक आपके चांसेस हैं दोस्तों, आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा। मामला दोस्तों सिर्फ जनरल और ओबीसी में आकर फंसेगा। इसका रीजन क्या है, ओबीसी में 84,000 से अधिक बच्चे पास हो रहे हैं, जनरल में 36,000 से अधिक बच्चे पास हो रहे हैं। लेकिन जनरल में दोस्तों एससी कैटेगरी के छात्र ओवरलैप करेंगे नंबर 1, फिर ओबीसी कैटेगरी के छात्र ओवरलैप करेंगे नंबर 2, फिर दोस्तों कुछ शिक्षा मित्र भी ओवरलैप करेंगे, लेकिन इनकी तादाद बहुत ही ज्यादा कम होगी। क्योंकि जो हमारा सर्वे आया था दोस्तों उसके हिसाब से हमने पूछा था कि 97 से प्लस कितने शिक्षा मित्र 69,000 शिक्षक भर्ती में नंबर ला रहे हैं। तो जो हमारे चैनल पर वोटिंग हुई थी उसमें दोस्तों बहुत ही कम था, ये हम कह सकते हैं सिर्फ 3% शिक्षा मित्रों का वोट था, उनके 97 प्लस है। मतलब देखिए आप ओवरलैप तभी कर पाएंगे जब
आप इस शिक्षक भर्ती में कहीं पर भी आरक्षण का यूज ना किए हों। अगर आपने एक बार आरक्षण का यूज कर लिया फिर आप ओवरलैपिंग के हकदार नहीं होंगे। फिर मतलब वही होगा कि अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है तो आप ओबीसी में नौकरी पाएंगे, एससी कैंडिडेट है तो एससी में नौकरी पाएंगे, जनरल के छात्र होंगे 297 प्लस, तब तो ओवरलैप का मतलब ही नहीं है। तो ये बात आप समझ चुके हैं। अब बात आती है यार कि हमारे जनरल में मेरिट होगी क्या। देखिए सबसे ज्यादा दोस्तों जनरल में ही फाइट होगी 69,000 भर्ती में, क्योंकि सभी छात्र जब ओवरलैप करके जनरल की सीट्स लेंगे तो जनरल में कंपटीशन काफी टफ होगा। तो अभी तक के दोस्तों जो सर्वे कहते हैं 66 हमने दोस्तों आपके लिए सेफ जोन बताया था, लेकिन तब जब ओवरलैपिंग ना के बराबर होगी। जी हाँ दोस्तों, ना के बराबर, लेकिन ओबीसी और एससी में एक बहुत ही बड़ी तादाद में बच्चे ओवरलैप करेंगे। आप हर दिन सोशल मीडिया चलाते हैं, 140 प्लस नंबर जब देखते हैं तो कौन से कैटेगरी के छात्रों के नंबर देखते हैं दोस्तों? ओबीसी के छात्र। यहाँ पर ये ओबीसी छात्रों का कोई नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन जनरल के छात्रों का भाई एक एक सीट कम करते जाएंगे जितने छात्र ओवरलैप करेंगे। देखिए एक बात और आपको यहाँ पर क्लियर करेंगे जो काफी कंफ्यूजन में छात्र। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट के छात्र हैं, ठीक है, और जनरल मान लेते दोस्तों, इन केस जनरल की मेरिट 67 नंबर जाती है और आप दोस्तों ओबीसी से भी 67 अंक का आपको गुणांक आज की डेट में बन रहा है, तो आप ऑटोमेटिक जनरल की एक सीट्स पर नौकरी लेंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। मतलब आपने ओबीसी कैटेगरी के छात्र हैं, 67 गुणांक पाते हैं, लेकिन जनरल की मेरिट भी 67 चलेगी, तो आप कौन से कैटेगरी में नौकरी पाएंगे? जनरल कैटेगरी में पाएंगे। तो मतलब आपने ओबीसी की एक सीट को छोड़ दिया और जनरल की एक सीट को ले लिया, तो मतलब यहाँ पर जनरल के जो छात्र होंगे उनका सीधे तौर पर नुकसान होगा। अब बात आती है यार कि 10% जो आरक्षण की बात कही गई थी ईडब्ल्यूएस सिस्टम के तहत, अभी देखिए दोस्तों इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। इकोनॉमी वीकर सेक्शन होता है इसका फुल फॉर्म। तो अगर जनरल में 10% आरक्षण मिलेगा तो 69,000 का 10% होगा 6,900 सीटें, तकरीबन 7,000 सीटें। फिर जनरल के छात्रों को एक बड़ा फायदा होगा अगर ऐसा होता है तब। लेकिन फिर भी आज की डेट में आप मान के चलिएगा अगर आप जनरल के कैंडिडेट हैं तो 66 से लेके 68 प्लस नंबर लाएंगे तो आप सेफ जोन में आएंगे। ये 68 प्लस दोस्तों हम क्यों कह रहे हैं, इसका रीजन बता दें। बहुत ही बड़ी मात्रा में 66 दोस्तों आपका सेफ जोन था, काफी हद तक चांसेस थे कि 66 गुणांक पर आपको नौकरी मिल जाती। लेकिन जो ये ओवरलैपिंग वाला दोस्तों खेल हो रहा है, अच्छी बात आपको बता दें, ओबीसी कैटेगरी के छात्रों को सबसे बड़ा नुकसान हम आपको बता दें, अगर आज की डेट में ओबीसी कैटेगरी के छात्र हैं तो 8,018 शिक्षा मित्र पास हो रहे हैं। आप ये मान के चलिएगा 8,018 में दोस्तों कम से कम नहीं तो 5,000 से अधिक शिक्षा मित्र सिर्फ ओबीसी कैटेगरी के हो सकते हैं। अभी दोस्तों वैसे डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन ऐसा लग रहा है क्योंकि 97 प्लस ज्यादा शिक्षा मित्र है नहीं, तो 5,000 से अधिक शिक्षा मित्र ओबीसी की सीट खराब करेंगे। मतलब टोटल ओबीसी में सीटें कितनी है आपको पता होगा, टोटल 18,000 सीटें समथिंग है। अब 5,000 शिक्षा मित्र नौकरी पा जाएंगे। ये जनरल में जा सकते थे, लेकिन भाई 97 से नंबर इनके कम है, मतलब आरक्षण का यूज इन्होंने कर लिया है, तब तो ये जनरल में जा नहीं पाएंगे, तो माइनस का है, तो 13,000 सीटें ओबीसी के पास बचेंगी। तो ओबीसी में भी मतलब दोस्तों जो कंपटीशन होगा वो काफी टफ हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है। वैसे फिलहाल जनरल के दोस्तों जो मेरिट जाएगी वो 66 67। अगर ओबीसी में शिक्षा मित्र नौकरी लेते हैं तो आपको बता दें एक नॉर्मल शिक्षा मित्र जो 90 नंबर पाएगा, 90 का 60% हमारा कितना होता है? ठीक है, ये होता है दोस्तों आपका 36 नंबर, 15 चौके 60, 9 चौक 36। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इनको 25 अंक का भारांक, जरा इसको जोड़िए, 6 5 11 3 2 5 1 6 ना 61 अंक का गुणांक दोस्तों इनका ऐसे हो गया। अगर इनका 20 नंबर भी एकेडमिक बना तो 20 और जोड़ देते दोस्तों, गुणांक की बात हो रही है वैसे 81। सोचिए जब इतने शिक्षा मित्र ओबीसी में आएंगे, तकरीबन दोस्तों अगर हम मान के चलते हैं 5,000 शिक्षा मित्र है 69,000 भर्ती में, और 5,000 शिक्षा मित्र मतलब ओबीसी कैटेगरी के हैं, तो मतलब ये 80 प्लस गुणांक लेकर चलेंगे। तो ओबीसी कैटेगरी की मेरिट ये ऑटोमेटिक हाई कौन करेगा? शिक्षा मित्र करेंगे। तो ओबीसी में भी आपको नौकरी पाना काफी मुश्किल हो जाएगा। वो रीजन क्या होगा? शिक्षा मित्र होंगे, क्योंकि 8,000 से अधिक शिक्षा मित्र पास हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये बात अब समझ में आ रही होगी कि यार ओबीसी कैटेगरी की मेरिट हाई ना जाती, लेकिन जब सीधे 5,000 छात्र ऐसे हो दोस्तों जिनकी मेरिट 80 प्लस जा रही है, तो मतलब साफ है कि जो बच्चे लो मेरिट वाले होंगे उनका क्या होगा। आपको एक बात और यहाँ पर क्लियर करेंगे कि इन केस मान लेते आपका 70 अंक का गुणांक है, ठीक है, इस बच्चे का नाम है राहुल। दूसरा छात्र दोस्तों एक बच्चा है जिसका भी 70 गुणांक है, इसका नाम है अमित। ठीक है, अब आप कहेंगे नौकरी किसको मिलेगी। मान लेते दोस्तों यहाँ पर राहुल की एज 25 साल है और अमित की भी एज 25 साल है। ठीक है, आप कहेंगे दोनों की एज सेम कैसे हो गई। इस केस में दोस्तों अमित को नौकरी दे दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अल्फाबेट वाला भी क्रम देखा जाता है कभी कभी, तो यहाँ पर अमित नौकरी पाएंगे। और दोस्तों दूसरी कंडीशन ये हो सकती थी कि मान लेते राहुल की एज 25 साल है लेकिन अमित की एज 26 साल है, तब भी दोस्तों एज फैक्टर में देखा जाता तो यार अमित 1 साल बड़ा है, तो अमित को ही नौकरी मिलती।
एक और कंडीशन हो सकती थी कि राहुल की एज अगर 27 साल है, अमित की एज 25 ही साल है, तो भाई एज अब राहुल जी की ज्यादा होगी। पहले दोस्तों एज फैक्टर देखा जाता है कि उम्र किसकी ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों पहले राहुल को नौकरी मिलेगी क्योंकि भाई 27 साल के हैं। ये सब चीजें भी देखी जाती है, तो मतलब यार इतना आसान नहीं होता 69,000 में नौकरी लेना। बहुत सी कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होंगी। और आप दोस्तों अभी टीम रिजवान की ऑडियो क्लिप हम आपको सुनाने वाले हैं, जिसमें दोस्तों आप खुद भी देखेंगे कि उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि अब ये भर्ती प्रक्रिया रुकेगी नहीं। और लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि दोस्तों जैसे टीम, आपने देखा होगा ना, शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त किया गया था, मामला कोर्ट में जाएगा, वहां पर विचाराधीन रहेगा, देखते हैं क्या होता है। लेकिन कुल मिलाकर दोस्तों हम आज की डेट में ये कह सकते हैं 23 मई 2020 को कि अब 100% दोस्तों, तकरीबन तकरीबन 100% दोस्तों अब ये हो गया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में छात्रों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। अब दोस्तों रुकने का कहीं सवाल पैदा ही नहीं होता, अगर रुक जाता है तो बात की बात है। फिलहाल अब रुकने के कोई चांस नहीं है। रिवाइज्ड आंसर को लेकर हमें नहीं लगता दोस्तों मामला सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिल जाएगा रिवाइज्ड आंसर को लेकर। तो सब कुछ दोस्तों सही है। और आपका दोस्तों आज की डेट में फिर से हम आपको क्लियर कर देते हैं, फिर से एक बार आपको एक ओवरव्यू दे देते हैं। उसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं कि भाई टीम रिजवान ने आखिर क्या बोला। अगर आप फेल छात्र हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, ताकि दोस्तों आप भी समझ पाए कि आगे इस वीडियो में मतलब आने वाले टाइम में क्या होगा। और 90-97 पर पास होने तो भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों आपके मन में जो छोटी मोटी कंफ्यूजन है ना कि यार स्टे विस्टे लग सकता है क्या, वो भी दूर हो जाएगी। तो ठीक है, जनरल के दोस्तों फिर भी हम पहले मेरिट आपको बताते हैं। मेरिट हाई जाने का दोस्तों हम रीजन आपको दे रहे हैं। उसका रीजन क्या है कि बड़ी छात्र, बहुत ही बड़ी मात्रा में दोस्तों छात्र ओवरलैप करने वाले हैं। तो जनरल में दोस्तों आप 66 से लेकर अगर 68 प्लस पर आ रहे हैं, तो 68 प्लस दोस्तों ये थोड़ा हाईलाइट कर रहे हैं, इसको जरा ध्यान में रखिएगा। इतने नंबर हो सकता है कि आपके लिए जरूरत पड़े। ओबीसी में भी दोस्तों वैसे 66 नंबर सेफ जोन था, 66 अंक का गुणांक, लेकिन 5,000 शिक्षा मित्र ओबीसी कैटेगरी में आ सकते हैं, तो ये आपके सेफ जोन को 68 प्लस कर देते हैं। 66 पर नौकरी मिल जाती दोस्तों, लेकिन फिर से हम बोलेंगे यार कि जब 5,000 शिक्षा मित्र सीधे आपके 80 प्लस गुणांक लेकर आप में आ जाते हैं, क्योंकि आपके पास टोटल 18,000 सीटें हैं, जिसमें से 5,000 सीटें जाने का मतलब 13,000 सीटें ही बचती हैं। तो थोड़ा सा भाई मामला टफ हो सकता है। एससी कैटेगरी देखिए, एससी के लिए भाई सेफ जोन काफी डाउन हो जाएगी। ये 60 से लेके 62 अंक गुणांक पर दोस्तों आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। तो एससी में कोई दिक्कत नहीं, एसटी में तो आपको पता है भाई पास हो जाएंगे, नौकरी लेकर जाएंगे। उसके बाद फिजिकल हैंडीकैप में कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी, आप लोग पास होंगे तो उम्मीद है नौकरी मिलेगी। और एक्स सर्विसमैन में भी अगर आप पास होंगे तो आपको नियुक्ति पत्र बटेगा। तो ये सब दोस्तों कुछ होने वाला है। तो ठीक है, चलिए दोस्तों पहले हम लोग ऑडियो क्लिप सुन लेते हैं, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि दोस्तों आपके दोस्तों तक भी सारी इंपॉर्टेंट खबरें पहुंचती रहें। और चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आखिर टीम रिजवान क्या बोलते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, और सुप्रीम कोर्ट की प्रॉपर अपडेट्स को हम देखेंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या था, और अब आने वाले टाइम में दोस्तों क्या भर्ती प्रक्रिया में। देखिए हमने अच्छी खबर फिर अपने दोस्तों को बता दीजिएगा। अब दोस्तों 99% चांस है कि 68,500 शिक्षक भर्ती के छात्र 69,000 में आने का रिस्क नहीं लेंगे। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, अगर इन केस कल 40-45 जीत गया ना, तो 68,500 वाले छात्र अगर 69,000 में आएंगे तो पहले उनको वहां पर रिजाइन देना पड़ेगा। मतलब दोस्तों वहां पर पहले इस्तीफा देंगे कि भाई हम अपने त्याग पत्र देंगे कि हम नौकरी अपनी छोड़ रहे हैं, 69,000 में ज्वाइन तो कर लेंगे। हो सकता है उनको अपना घर ही मिल जाए, जहां पर वो रहते हो उनको अपना जिला मिल सकता है। लेकिन कल दोस्तों मामला सुप्रीम कोर्ट में बाजी पलटती है, तो 68,500 शिक्षक भर्ती के छात्र तुरंत बाहर होंगे। वो शिक्षा मित्रों से कहीं भी कंपटीशन नहीं कर सकते, भले 70 अंक का गुणांक लेकर बैठे हो, लेकिन जब शिक्षा मित्र सामने आएंगे तो फिर 70 अंक का गुणांक भी कम पड़ जाएगा। तो अब अपने दोस्तों को ये बता दीजिएगा कि अब मैक्सिमम चांस है 99% की 68,500 शिक्षक भर्ती के छात्र 69,000 में रिस्क लेने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। उनके भाई रोल नंबर जो डेटा मांगा गया वो तो बात की बात है। चलिए पहले पूरी अपडेट्स को देखते हैं, और उसके बाद हम समझेंगे कि आखिर आगे क्या होगा। साथियों नमस्कार, मैं रिजवान अंसारी हाजिर हूं आपके बीच माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अपडेट और आर्डर की समीक्षा के साथ। साथियों, कल हमारे भविष्य से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण सुनवाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हुई, जिसमें तमाम चीज़ें आपको सुनने को भी मिली इधर उधर से, क्योंकि मैं वहां पर था, मौजूद था हियरिंग के दौरान। हियरिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो रही थी, वकील साहब के चैम्बर में हम मौजूद थे, और हमारे साथ में गाजियाबाद के कुछ साथी और नोएडा के भी कुछ साथी, जिन्हें पता था कि हम यहाँ पे हैं, तो वो भी आ गए थे और वो प्रत्यक्षदर्शी रहे पूरी की पूरी सुनवाई के। मैं आपको जरूर उस सुनवाई से रूबरू कराना चाहूँगा, अक्षरशः रूबरू कराना चाहूँगा कोर्ट अपडेट के माध्यम से। साथियों, जब सुनवाई स्टार्ट हुई, चूँकि आपको पता है कि हमसे पहले ही 2 याचिकाओं पर सुनवाई और होनी थी, उन याचिकाओं को टेकअप किया गया। एक याचिका पे मुकुल
मुकुल रोहतगी साहब सबसे पहले अपीयर हुए, सीनियर मोस्ट सीनियर एडवोकेट हैं मुकुल रोहतगी साहब। वो जब अपीयर हुए, उन्होंने कोर्ट में मामले को पक्ष को रखते हुए या बताया कि यह शिक्षा मित्रों के रिन्यूअल से जुड़ा हुआ मामला है, उनके नवीनीकरण से संबंधित मामला है। दूसरी चीज़ उन्होंने बताई कि ये हम सिंगल बेंच से जीते थे और सिंगल बेंच में 40 और 45 हमें मिला था। पूरी तरीके से वो खुद कंफ्यूज थे, समझा नहीं पा रहे थे, ऐसा प्रतीत हुआ वहाँ पे। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि डबल बेंच में 60 और 65 पे नियुक्ति दे दी गई। कोर्ट ने उनसे पूछा कि कितने शिक्षा मित्र ऐसे हैं जो इसमें शामिल हैं। संख्या बताई उन्होंने 30,000। जब 30,000 की एक संख्या बताई तो कोर्ट ने उनसे पूछा कि मिस्टर रोहतगी, आप एक सवाल का जवाब दीजिए कि जब हमारे पास में मेरिटोरियस लोग हैं तो हम नॉन मेरिटोरियस को एंट्री क्यों दें, जबकि आपके एंट्री होने से उनका नुकसान हो जाएगा, वो बाहर हो जाएंगे, हम क्यों एंट्री दें नॉन मेरिटोरियस को जबकि हमारे पास में मेरिटोरियस लोग हैं। इस सवाल का जवाब उनके पास नहीं था और वो आगे कुछ बोल पाते उससे पहले ही जब उन्होंने दूसरी तरफ बात घुमाने की कोशिश की, क्योंकि सीनियर जजों की बेंच थी, बहुत ही ब्रॉड बेंच थी और सबसे सीनियर जज उसमें बैठे हुए थे, उन्होंने सीधे बोला, आई एम नॉट एग्री विद यू मिस्टर रोहतगी, आई एम नॉट एग्री विद यू, और तुरंत बोल दिया डिसमिस। जैसे ये एक शब्द डिसमिस आया, खारिज आया, आप समझ सकते हैं, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि हमारे पैरों में कपकपी शुरू हो गई, आंखों के सामने पूरा अंधेरा अंधेरा छा गया। ऐसा लग रहा था किसी ने धरती को फाड़ दिया है और उस धरती के अंदर हम लोग चले गए। क्यों? क्योंकि हजारों परिवारों की जो लाखों लोग हैं, उनकी उम्मीदें मर चुकी थी, उनके सपने मर चुके थे और जिस जोश खरोश के साथ में हम तैयारी कर रहे थे पिछले समय से, उसमें हम धाराशायी हो चुके थे, हार चुके थे। ऐसा जब बोला गया कोर्ट की तरफ से, उनका लिंक कट गया, चूंकि वर्चुअल हियरिंग थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हियरिंग हो रही थी। नेक्स्ट नंबर आया सीएस सुंदरम साहब, उसमें अपीयर हुए। सीएस सुंदरम साहब से सीधे कोर्ट ने 1 मिनट में ही सवाल पूछ लिया कि मिस्टर सुंदरम, आप ये बताइए कि जब हमारे पास में मेरिटोरियस लोग हैं तो हम नॉन मेरिटोरियस लोगों को क्यों अपॉइंट करें, जबकि उनके अपॉइंट करने से मेरिटोरियस लोगों का नुकसान होगा। और इस सवाल के जवाब में जो वो घुमा के बात कर रहे थे उससे कोर्ट सेटिस्फाई नहीं हुई। तब तक दुष्यंत दवे, सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे, बार काउंसिल के अध्यक्ष हैं, वो भी जुड़ चुके थे, वी शेखर साहब भी जुड़ चुके थे, पीएस पटवालिया साहब भी लाइन पे जुड़ चुके थे। जवाब देते उससे पहले ही दुष्यंत दवे साहब ने कमान संभाली और उन्होंने बोला कि हमारे साथ में सीनियर एडवोकेट गोपाल सुब्रमण्यम साहब भी हैं। हम सभी चाहते हैं लॉर्डशिप कि हमारी इच्छा है कि गोपाल सुब्रमण्यम साहब हम सभी को लीड करें। चूंकि गोपाल सुब्रमण्यम साहब का लिंक जुड़ा था और कट गया था, उनके जो लाइन थी उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट आ रही थी, कोर्ट ने तुरंत आदेश किया, उन्हें फिर से लिंक के माध्यम से कोर्ट की तरफ से जोड़ा गया। गोपाल सुब्रमण्यम साहब फिर से कोर्ट में अपीयर हुए और तब तक सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी साहब भी प्रेजेंट हो गए। पूरी स्क्रीन के ऊपर एक देखने वाला नज़ारा बन गया। वकीलों की एक जो सुप्रीम कोर्ट के टॉप के वकील थे वो पूरी की पूरी एक जगह पे इकट्ठा दिखाई दे रहे थे। एक ऐसा नज़ारा बन गया कि पूरे के पूरे स्क्रीन पे सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे बेहतरीन वकील थे वो कोर्ट के सामने मौजूद थे। ऐसे समय में जब उन्होंने बहस करना स्टार्ट किया, चूँकि गोपाल सुब्रमण्यम साहब ने इस बहस, उनको पता चल चुका था कि याचिका खारिज हो चुकी है, उन्होंने बहस करते ही स्टार्टिंग में ही बोला कि लॉर्डशिप, मैं कुछ टाइम लूँगा अपनी बातों को रखने का और उसके बाद लॉर्डशिप को जो सही लगे, जो न्याय संगत हो वो दे दें, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी बातों को पहले अच्छे तरीके से उस पर कोर्ट गौर करे। चूँकि गोपाल सुब्रमण्यम इंडिया के सबसे सीनियर एडवोकेट हैं और जितना भी सीनियर एडवोकेट है वो सब उन्हें सुनना चाहता है। हम लोगों के अंदर भी उत्सुकता थी, हम लोग भी जानना चाह रहे थे कि किस प्रकार की बहस होती होगी गोपाल सुब्रमण्यम सर की। उस समय जब उन्होंने बोलना स्टार्ट किया तो मैं आपको बता दूं कि इतने लंबे जो हम लोगों ने सुनवाइयाँ देखी हैं, सैकड़ों बार हम लोग कोर्ट की ओपन हियरिंग में रहे हैं, बहुत से वकीलों के साथ हमने हियरिंग में प्रेजेंट रह के देखने का अनुभव मिला है, लेकिन जो जादुई और करिश्माई हियरिंग कल गोपाल सुब्रमण्यम साहब की हमें देखने को मिली, उसका कोई भी किसी भी तरीके का तोड़ ना तो है और ना ही शायद होगा, क्योंकि वो गॉड गिफ्टेड माइंड है।
क्योंकि वो गॉड गिफ्टेड चीज़ है जो गोपाल सर को मिली हुई है और जिसका मुजाहिरा कल कोर्ट के सामने हमें देखने को भी मिला, जिसका नज़ारा कल कोर्ट के सामने हमें देखने को भी मिला। साथियों, जो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक आदमी मर गया, एक आदमी मरने के बाद उसको मुर्दा घर में पहुंचा दिया गया, उसका पोस्टमार्टम होने के लिए उसकी लाश को मुर्दा घर में डाल दिया गया और एक डॉक्टर आता है, एक सीनियर डॉक्टर आता है और वो कहता है कि उस लाश को लाओ वापस और लिटाओ इस वेंटिलेटर पे और मैं इस पे कुछ काम करूँगा। और उस लाश पे जब वो अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, थोड़ी ही देर के बाद जो लाश मर चुकी थी, जो व्यक्ति मर चुका था, लाश में परिवर्तित हो चुका था, जो केस खारिज हो गया था, एक तरीके से मर चुका था केस, उसमें हरकत आनी शुरू हुई और कोर्ट की तरफ से पहला पॉजिटिव रिस्पांस आया, मिस्टर सुब्रमण्यम इशू द नोटिस, हम इसमें नोटिस इशू कर रहे हैं। तुरंत जैसे ही उन्होंने बोला कि नोटिस इशू हुआ, हम लोगों के चेहरे पे थोड़ा सा भाव चेंज हुआ कि अभी जो बंदा मर चुका था वह जीवित हो चुका, उसमें जान आ चुकी है। साथ ही साथ कोर्ट ने बोला कि अभी इसमें भीड़ ज़्यादा है, आप लोगों की संख्या ज़्यादा है और ये ओपन हियरिंग में सुनने जैसा मामला है। कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में लंबी सुनवाई में दिक्कत आती है, ऐसा कोर्ट की तरफ से जब बोला गया, कोर्ट ने यह भी कहा कि आफ्टर कोविड-19 या 1 जुलाई जो भी पहले हो, हम 1 जुलाई को डेट फिक्स कर दे रहे हैं, ओपन हियरिंग में आप लोग आइए। जिसका कि तुरंत ही सीए सुंदरम साहब उस समय वहाँ पे थे, उन्होंने तुरंत ही उस पर बोला कि थैंक यू, हाईली ओब्लाइज मिलाट, मतलब उन्होंने तुरंत उस पर थैंक यू बोल दिया हड़बड़ाहट में, जिसका विरोध किया गया सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे के द्वारा। उन्होंने वहीं पे बोला, ऑनलाइन बोला कि मिस्टर सुंदरम, आई एम नॉट एग्री विद यू, हम आपके साथ में नहीं हैं, आप किस साइड से हो आपको ये कंफर्म होना चाहिए, इस बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा, इस पीरियड में ये भर्ती कर ले जाएंगे। पटवालिया साहब ने तुरंत ही बोला कि बिना इंटरिम रिलीफ के हम नहीं जाने वाले हैं, हम बहस करने को तैयार हैं। जैसे उन्होंने ये बात सुनी, जैसे उन्होंने इस बात, कोर्ट ने ये बात सुनी, तो कोर्ट ने सीधे पटवालिया साहब से भी बात की कि मिस्टर पटवालिया, कोर्ट सब कुछ समझ रही है, सब कुछ जान रही है कि आप नॉन मेरिटोरियस लोग हो और मेरिटोरियस लोगों की सरकार भर्ती करने जा रही है। मिस्टर पटवालिया, क्या आपके पास में इस सवाल का जवाब है कि आप इस सवाल से कोर्ट को सेटिस्फाई कर सकते हैं कि हम मेरिटोरियस को बाहर करने के लिए आप नॉन मेरिटोरियस को क्यों अंदर दें? इस सवाल का क्या जवाब है? सेम वही सवाल जो मिस्टर रोहतगी साहब से कोर्ट ने पूछा था, जो सुंदरम साहब से कोर्ट ने पूछा था, एक बार फिर से पलट के सेम वही सवाल पटवालिया साहब से कोर्ट ने पूछ लिया और पटवालिया साहब तुरंत ही उस पर साहब से एग्री हुए। उन्होंने कोर्ट से बोला कि हम तब तक बहस करने के लिए तैयार हैं, हम चाहते हैं कि कोर्ट धैर्य से हम सब लोगों की, चूंकि दिक्कत आ रही है वर्चुअल हियरिंग में, कोर्ट हम सब लोगों की बात को धैर्यपूर्वक सुन ले और हम पूरी चीज़ों से कोर्ट को अवगत कराएंगे और इस सवाल का जवाब हमारे पास में है, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि हमारी बातों को सुने। और उन्होंने सीधे बोला कि लॉर्डशिप, ये जो एक भावना बन गई है कि हम मेरिटोरियस नहीं हैं और वो लोग मेरिटोरियस हैं, ये गलत है, बल्कि हमारा ये कहना है कि हम मेरिटोरियस हैं, हम मेरिटोरियस हैं और वो मेरिटोरियस नहीं बल्कि बोगस लोग हैं, फर्जी लोग हैं, हमारा ये कहना है। तो कोर्ट को इंटरेस्ट जगा, उन्होंने पूछा कि कैसे। तुरंत पटवालिया साहब ने अपनी बैटिंग स्टार्ट की। बैटिंग स्टार्ट करते हुए उन्होंने सीधे अपेंडिक्स 2 से मामला उठाया, जहां पे पूरी मेरिट बनाने का सिस्टम दिया गया है अपेंडिक्स 2 में। उसमें दिखाया कि हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, बीटीसी और प्लस इस भर्ती के अंक हमारे जोड़े जाएंगे। साथ ही साथ हमें भारांक मिला है, वेटेज मिला, जो लॉर्डशिप ने दिया है, आपने दिया है, उस भारांक को उसके बाद में जोड़ा जाएगा। ये हमारी मेरिट है, हमारी मेरिट किसी के साथ में मिला ली जाए वो सबसे हाई होगी। और जबकि इन लोगों की मेरिट में आप बनाएंगे तो अपेंडिक्स 2 में इनकी व्यवस्था ही नहीं की सरकार ने। 22वें संशोधन में ये तो शामिल ही नहीं है, 23वें, 24वें, 25वें संशोधन से इनको शामिल किया गया और वो संशोधन चूंकि भूतलक्षी संशोधन है, इसलिए वो अपने आप में अल्ट्रा वायरस होता है। जैसे ही जब इस पर उन्होंने चर्चा स्टार्ट की तो तुरंत ही, चूंकि विपक्ष की तरफ से तुषार मेहता साहब अपीयर हुए थे और श्याम दीवान साहब अपीयर हुए थे, तुरंत कोर्ट ने क्रॉस क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया।
विपक्ष के वकीलों से, जिस पर विपक्ष की तरफ से सॉलिसिटर जनरल भारत सरकार के महान्यायवादी उन्होंने जो प्रेजेंट हुए थे, उन्होंने कोर्ट से बोला कि लॉर्डशिप हमें इस पे इंस्ट्रक्शन लेना होगा गवर्नमेंट से और हमें एक दिन का समय दे दिया जाए, कल का समय दे दिया जाए, कल हम इस पे आकर अपना पक्ष रख देंगे। कोर्ट इस पे एग्री नहीं हुई, कोर्ट इस पे सहमत नहीं हुई। साथ तुरंत ही, चूंकि एकेडमिक मामलों के जिन्हें महारत हासिल है, राकेश द्विवेदी साहब सीनियर एडवोकेट, उन्होंने मोर्चा संभाल लिया और उस मोर्चे के साथ में जब उन्होंने अपने हाथों में कमान संभाली तो उन्होंने सीधे बोला कि अब दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है, इनके पास हमारे सवालों के जवाब नहीं है, जबकि लॉर्डशिप चीज़ें खुली हुई हैं, हम मेरिटोरियस हैं, हम अच्छे लोग हैं और किसी दुर्भावना के तहत हमें ज़बरदस्ती बाहर करने का एक प्लान किया जा रहा है। और जो कोर्ट ने जो जजमेंट पारित किया है, वो जजमेंट एक तरह से एक पक्षी है। इस मामले पे तुरंत काउंटर किया विपक्ष की तरफ से श्याम दीवान साहब ने, और उन्होंने कोर्ट से बोला कि एमसीडी के जजमेंट पे उन्होंने चर्चा कर ली। उन्होंने कहा कि 7 तारीख को हम परीक्षा के बाद भी पासिंग मार्क लगा सकते हैं, ये राइट है, एमसीडी का ये जजमेंट है। पूरा उन्होंने उस जजमेंट को कोट किया और पढ़ के सुनाया भी। अब कोर्ट में एक प्रकार का कन्फ्यूज़न का मामला क्रिएट हो गया, और इस पूरे के पूरे कन्फ्यूज़न जब क्रिएट हो गया, उसी समय फिर से दुष्यंत दवे साहब ने अपनी बातें कोर्ट में रखनी स्टार्ट की, पूरी शुरू से लगा के और आखिरी तक कोर्ट को समझाने का प्रयास किया और कैसे हमारा नुकसान होगा यह भी बताने का प्रयास किया। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि एक चीज़ जो ख़त्म हो चुकी थी, एक याचिका जिसको खारिज किया जा चुका था, और उस याचिका पे फिर से तुरंत स्टे करना एक प्रकार से कोर्ट को भी कहीं ना कहीं अपने आप कटघरे में खड़ा करने जैसा था। जैसे आप मान लीजिए कि आप कोई भी काम अगर कर देते हैं और उसके तुरंत बाद आपको उसी काम को अगर पलटने को बोला जाए तो आप 20 बार और 50 बार उस पर सोचने और विचारने का काम करेंगे। साथियों, जो पैनल हमारे पास था, उस पैनल के लिए कल स्टे लेना, कल स्टेटस को कराना मेरे हिसाब से 15 से 20 मिनट की सुनवाई का काम था। लेकिन हमें स्टे से के अतिरिक्त चीज़ों को जिंदा करने में, जो चीज़ें बिगड़ गई थी उनको बनाने में 2 घंटे गंवाने पड़े। 2 घंटे हमारे सीनियर वकीलों का पसीना बहाना पड़ा। और मुझे कल ये एहसास होता है कल से कि अगर कहीं भी हमने किसी भी और कॉन्फिडेंस में रह के इतना बढ़िया पैनल ना खड़ा किया होता तो कल कुछ हमें हाथ नहीं मिलता, कुछ भी मिलता ही नहीं, हमारे हाथ कुछ नहीं मिलता और सारी चीज़ें खाली चली गई होती। क्योंकि राकेश द्विवेदी साहब एकेडमिक मामलों के जो महारथी हैं, उन्होंने जब बातों को रखा, अपनी चीज़ों को कोर्ट के समक्ष प्रेजेंट किया, 1,37,000 पदों की भी बात उन्होंने की, और उन्होंने आनंद यादव के जजमेंट पे भी पूरा चर्चा किया, और आर्टिकल 14 पे भी उन्होंने बात की कि जब एक बार आप एक भर्ती में ऐसे कर चुके हैं तो इस भर्ती में किस प्रकार से आप अधिक अंक मांगने के अधिकारी हैं, आप नहीं मांग सकते हैं। और लॉर्डशिप का ही दिया हुआ जजमेंट है, लॉर्डशिप के जजमेंट से शिक्षा मित्र बाहर हुए हैं। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि अभी उनके पास में कितने ऐसे लोग हैं, जो कितने ऐसे शिक्षा मित्र हैं जो इस भर्ती में अपीयर हुए हैं। सरकार के पास में किसी भी सवाल का जवाब नहीं था। जो सॉलिसिटर जनरल साहब, महान्यायवादी साहब अपीयर हुए थे सरकार की तरफ से, तो कोर्ट ने सीधे बोला कि हम एक पॉइंट नोट करवा रहे हैं, उनको कुछ पॉइंट नोट करवाए गए, इन पॉइंट पे एक जवाब आप तैयार करिए। पहला पॉइंट ये था कि इस समय वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर कार्यरत शिक्षा मित्रों की संख्या। दूसरा था कि उन शिक्षा मित्रों में से अब तक जो पिछली 68,500 आपने की है उसमें कितने नियुक्त हुए, और इस जो 69,000 आप कर रहे हो इस भर्ती में कितने शिक्षा मित्र हैं जो अपीयर हुए, और उन अपीयर हुए शिक्षा मित्रों में से ऐसे शिक्षा मित्रों की संख्या जो 40 और 45% के क्राइटेरिया को क्रॉस करते हैं वो कितने हैं। और जो 40 और 45 के क्राइटेरिया को क्रॉस कर रहे हैं उन सभी का रोल नंबर, नाम और उन सभी का जो नंबर, जो प्राप्तांक है, वो आप एक चार्ट बना के कोर्ट के सामने अगली 6 जुलाई को लेकर आएंगे, ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया। हमारी तरफ से जब डिमांड की गई, हमारी तरफ से मांग की गई कि कोर्ट में प्रोटेक्ट करने की और स्टे करने की, तो कोर्ट ने कहा कि हम ओपन हियरिंग में इस मामले को सुनेंगे, पूरा का पूरा इस पे मंथन करेंगे, और आपको हम यकीन दिलाते हैं कि आपका कहीं से भी इसमें अहित नहीं होगा। साथियों, जो जजमेंट आया, कई प्रकार के कयास लगाए गए,
कई प्रकार की चीज़ें लगाई गई, क्योंकि उस समय कोर्ट ने अपना कोई जजमेंट सुनाया नहीं था। थोड़ी देर के बाद जो साइट होती है सुप्रीम कोर्ट की, उस साइट के ऊपर या शो करने लगा या दिखने लगा कि स्टे हो गया, स्टे ग्रांट। सभी ने देखा, पूरे प्रदेश के सब साथी ने देखा, हमारे विरोधियों ने भी देखा, सरकार ने भी देखा, हमारे वकीलों ने भी देखा। जब हमने वकीलों से इस पे किया तो वकीलों ने और सभी ने, पक्ष और विपक्ष सभी ने ये मान लिया कि स्टे हो गया। 1 घंटे तक वो वेबसाइट पे देखा गया, उसके बाद वो चीज़ वहाँ से हट गई और स्टे की जगह पे इशू द नोटिस लिख के आया। तो पसोपेश का एक माहौल, पसोपेश की एक स्थिति बनी रही। हम लोगों ने ऑडियो के माध्यम से भी आपको अवगत करा दिया कि स्टे के विषय में चीज़ें आप सारी उसके बाद की जान रहे हैं, सारी बातों को आप समझ रहे हैं। आज उसका ऑर्डर रिलीज हुआ। जब ऑर्डर रिलीज हुआ तो ऑर्डर के बारे में पूरे प्रदेश में तमाम प्रकार की कयास, तमाम प्रकार के मंथन किए जा रहे हैं। उस जो ऑर्डर आज आया है उस पर हमने भी मंथन किया, हमने स्वयं, हमारी टीम ने, और जो जानकार लोग हैं और हमारे जो अधिवक्ताओं का पैनल है उन सब से हमने जब मंथन किया तो एक लाइन में अगर हम बात करें तो हमारे जो लोग हैं, हमारे जो साथी हैं, जो हम चाहते थे और अल्टीमेटली जो सिंगल जज के सामने हुआ था, उतना हमें मिल चुका है। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि हम स्टे लेने गए थे, हम स्टेटस को जैसी चीज़ लेने गए थे। क्यों लेने गए थे? क्यों? क्योंकि हम भर्ती में शामिल होना चाहते थे, हम नौकरी चाहते थे, और वो हमें कोर्ट ने प्रोटेक्ट कर दिया है। इनडायरेक्ट वे में आप कह सकते हैं कि जो सिंगल जज के सामने चीज़ें हुई थी, हमारी जो मांग थी 40 और 45 की, उस मांग को कोर्ट ने, जो 40 और 45 से ऊपर के लोग हैं उनका रिजल्ट मांगने का, उनकी डाटा सीट मांगने का कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य और एकमात्र मकसद यही है। उसके बाद अगर जजमेंट पे बात करें तो कोर्ट ये कहता है कि आप जो शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक पदों के सापेक्ष शिक्षा मित्र जो कार्यरत हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मतलब क्या होता है, एक लाइन को अगर आप जितनी बार पढ़ेंगे उतने मतलब इस लाइन के निकलेंगे। जो हम लोगों के हिसाब से इस लाइन का मतलब निकलता है वो ये है कि जो 1,37,000 पदों का जिसका समायोजन माननीय सर्वोच्च न्यायालय से 25 जुलाई 2017 को केस हुआ था, उन पदों के सापेक्ष शिक्षा मित्रों के पद पे हम काम कर रहे हैं। जो शिक्षा मित्र आज की तारीख में काम कर रहे हैं, उन 1,37,000 पदों पे को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। मतलब किसी भी तरीके से उन पदों पे कोई भी नया काम अग्रिम आदेशों तक नहीं होगा, ऐसा आप समझ सकते हैं। ऐसा कोर्ट में जो आज जजमेंट, जो ऑर्डर आया है, उस ऑर्डर के हिसाब से ऐसी लाइन उसमें लिखी हुई है। उसने जो आगे बोला है कि जो शेष बची हुई सीटें हैं, अब शेष बची हुई सीटों पे गवर्नमेंट अपनी भर्ती को जारी रख सकती है, भर्ती को कर सकती है। उनको लिबर्टी दी गई है एक प्रकार की, वो भर्ती कर सकते हैं। लेकिन इन जो 40 और 45 के ऊपर के लोग हैं, उनके सीटों को होल्ड करते हुए, सुरक्षित करते हुए, और वो शिक्षा मित्र जो 1,37,000 हैं, जो सहायक अध्यापक पद के सापेक्ष जो 1,37,000 पदों पे काम कर रहे हैं, उन शिक्षा मित्रों के पदों को भी होल्ड करने के लिए बोला गया है। अब यहाँ पे दो चीज़ें निकल के आती हैं। एक तो ये कि ये जो 69,000 भर्ती है, सरकार ये बताए जाके कि 69,000 भर्ती हम वही 1,37,000 के 2 पार्ट में कर रहे हैं, क्योंकि हमने ऐसा कहा था, सरकार ने ये बात मानने से इनकार कर दिया था। जिस समय वो खुद कहेंगे कि हम 1,37,000 जो आपने समायोजन निरस्त किया था, उस पार्ट से हम ये भर्ती कर रहे हैं, तो तुरंत कोर्ट का एक ही कहना होगा, ये तो वही बात हो गई कि इन्हीं के पद हैं, इन्हीं से हमने लेके आपको भर्ती करने के लिए दिया था, और आज अब इन्हीं को निकालने के लिए बैरियर पे बैरियर लगाए हुए जा रहे हो। आप क्यों लिखित परीक्षा करते हुए जा रहे हो? उस समय जो व्यवस्थाएं थी, उस व्यवस्था पे आपने भर्ती पे इनको मौका क्यों नहीं दिया? ये अगला सवाल होगा जिस पे उनको घेरने का काम होगा। आज जो जजमेंट का अध्ययन है वो हमारे इंड से भी हो रहा है, और उनके इंड से भी जो सरकार का न्याय विभाग है, जरूर वो उस पर मंथन कर रहे होंगे। एक एक लाइन उसमें अलग तरीके से लिखी गई है, और अगर कहीं से भी भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम किया जाता है तो कहीं ना कहीं उस
उस ऑर्डर का इंटरप्रिटेशन होगा और उस पर कहीं ना कहीं अवमानना भी बनती है। अगर कुछ भी आज की तारीख में बिना पदों को सुरक्षित किए हुए, बिना उन पदों पे कोई विज्ञप्ति निकाले हुए जो 40-45 पे लोग हैं, अगर उन पे उनको कोई भी प्रोटेक्शन दिए बिना अगर भर्ती को वो आगे बढ़ाने का काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक प्रकार से उस 3 जज की जो बेंच है माननीय सर्वोच्च न्यायालय की, उसकी अवमानना भी होगी, हमारा कहने का मतलब है। और ऐसे में जब भर्ती प्रक्रिया चल रही हो और अवमानना भी हो रही हो और सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच की अवमानना हो रही है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके आगे क्या होगा, उस भर्ती प्रक्रिया पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा। साथियों, आप अल्टीमेटली यही चाहते थे कि आपका भविष्य सुरक्षित हो। आज की तारीख में आपका भविष्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रोटेक्ट कर दिया है। मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ, पूरी तरीके से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि किसी भी पिटिशनर को राहत नहीं दी है, याचियों को राहत नहीं दी है और ना ही वो याचियों को राहत देने जैसी मंशा है माननीय सर्वोच्च न्यायालय से। जो भी व्यक्ति टेट पर पास हैं, जो भी व्यक्ति इस परीक्षा में अपीयर हुए हैं, उनका डाटा मांगा गया है। जो भी व्यक्ति 40 और 45 पे पास हैं, उनका डाटा मांगा गया है। और जो शिक्षा मित्र के पद पे अभी कार्य कर रहे हैं टोटल, उनकी एक संख्या मांगी गई है। आप बिल्कुल भी भ्रमित ना हो किसी भी तरीके से। पूरे जो 40 और 45 पे जो लोग क्रॉस कर रहे हैं, उनकी संख्या देने का काम, उनके रिजल्ट, जो रिजल्ट आपने देखा है, उस रिजल्ट को देने का काम सरकार को करना है, हमें और आपको नहीं करना है। यदि उन आंकड़ों में, चूंकि आंकड़े हम लोगों के पास भी हैं, यदि उन आंकड़ों में कुछ भी ऊपर नीचे होता है, तो उसके लिए हमें 1 सप्ताह का टाइम दिया गया है। उस 1 सप्ताह में हम माननीय न्यायालय में अपना काउंटर दाखिल कर सकते हैं और फिर 14 जुलाई को फाइनल हियरिंग होगी, 14 जुलाई को फाइनल सुनवाई होगी कोर्ट के समक्ष। अब हम गए थे वहाँ पे 40 और 45 के लिए। 40 और 45 की लड़ाई हमारे हिसाब से प्रोटेक्शन में है, सुरक्षित है, क्योंकि लड़ाई अभी लंबी है, अभी आगे बहुत दूर तक जाना है। उसके लिए हमें अच्छे तरीके से तैयार रहना होगा और हर चीज़ के लिए हमें मानसिक रूप से तैयार होना होगा। लेकिन मैंने शुरू में ही आपसे बोला था, शुरू में ही कहा था आपसे कि हमें खुले हैंड से और जो हम कर रहे हैं वो करने दिया जाए। आज कल की सुनवाई में आप सभी ने देखा कि जो हम करना चाह रहे थे, हमें हमारे विरोधी हमारे सामने बैरियर लगा दें, रोड़ा लगा दें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस प्रकार से हम अपनी ऊर्जा अपने ही एक भाई की गंदगी को साफ करने में खर्च कर दे रहे हैं, वो ऊर्जा अगर हम वो 2 घंटा जो हमने इस उस मुर्दे में जान डालने के लिए काम किया हमारे वकीलों ने, अगर वो 2 घंटा हमने उधर लगाया होता तो और कुछ मिल गया होता। ऐसा आप अच्छी तरीके से, आप बुद्धिमान हैं, समझ सकते हैं कि मरी हुई चीज़ को पुनः जिंदा करने में, जिंदा साबित करने में जो टाइम लग गया, उस टाइम को हम कहीं और भी खर्च कर सकते थे जहाँ से और कुछ मिल सकता था। बहरहाल अभी इस पूरे मामले पे मेरा अपना जो निजी जो व्यू है, ये मामला हम और कहीं मोड़ के भी ले जाने का काम करेंगे और पूरे शिक्षा मित्र समाज का यहाँ से कल्याण और भविष्य एक प्रकार से उसकी दिशा और दशा तय होनी है। क्योंकि 1,37,000 का और पूरे शिक्षा मित्र का कहीं ना कहीं कोर्ट के मन में कुछ ना कुछ पहले से चल रहा है। इससे पहले भी वो डाटा मांगते रहे और उनको डाटा नहीं मिला है। आज स्थितियां ऐसी बनी कि सरकार की मजबूरी बन गई है डाटा देना। क्यों? क्योंकि इन चीज़ों को पालन किए बिना, जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को पालन किए बिना कोई भी भर्ती प्रक्रिया, कोई भी चीज़ें आगे नहीं जा रही हैं। और साथ ही साथ कोर्ट ने एक बात और भी बोली थी, यदि आप इस दौरान किसी को किसी भी प्रकार की कोई अपॉइंटिंग देते हो, नियुक्ति देते हो, तो उसे आप बताओगे कि चीज़ें माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चल रही हैं। इसके पीछे भी उनकी मंशा थी। मैं उन साथियों को बता देना चाहता हूँ कि आपके भी नियुक्ति पत्र पे लिखा हुआ था कि मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। जब समायोजन हुआ था और समायोजन केस हुआ, उसका निर्णय आप जानते हैं। तो कुछ भी संभव है आगे जाकर, वो बाद की विषय है। पहले हमारी सुरक्षा और हमें जो हमारा अधिकार है उसको हम कैसे प्राप्त कर सकें और भविष्य को सुरक्षित कर सकें। साथ ही साथ हमारे उन नॉन टेट भाइयों के लिए हम कितना और बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे परिवार का हिस्सा है। इसलिए जितना भी
होगा, जितने भी प्रयास प्रयत्न होंगे, लेकिन हम जरूर कहना चाहेंगे ये चीज़ें अगर बनाई गई हैं किसी भी तरीके से, तो इनमें इनको अब खेलने का और खिलवाड़ करने का काम ना किया जाए। हम लड़ रहे हैं, हमें लड़ने नहीं दिया जाए। एक बार पुनः जो पहले हमारे साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट में हो चुका है, उस इतिहास को दोहराने का काम ना किया जाए, ऐसी हमारी गुजारिश है, सभी से गुजारिश है, नॉन टेट से भी टेट से भी हम कर रहे हैं, हमें कर लेने दीजिए। और हम इस पूरे के पूरे मामले में आपको बताते चले कि हम किसी से भी किसी भी प्रकार का आर्थिक सहयोग नहीं ले रहे हैं, हम आपसे आर्थिक सहयोग की अपेक्षा नहीं कर रहे हैं, हम आपसे आर्थिक सहयोग नहीं लेंगे। और जो पैनल हमारा आपके समक्ष कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय में खड़ा हुआ था, उस पैनल को आपसे पहले भी बहुत लोग सुप्रीम कोर्ट में लड़े हैं। हम दावे, गारंटी और चैलेंज के साथ कहते हैं कि इस पैनल को इससे पहले कभी शायद ही कभी खड़ा किया हो, किसी ने भी नहीं खड़ा किया इस पैनल को। हम लोग सीमित संसाधनों में भी इतने अच्छे पैनल को उतारने का अगर काम कर रहे हैं, तो आप यकीन जानिए कि हमें जो जरूरी लगेगा, जो सही लगेगा, जो चेहरा चाहिए होगा, उसको हम ले आएंगे। आपको कहीं से भी उस मामले में शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन हमें कर लेने दिया जाए। जिस प्रकार हम चाहते हैं उस प्रकार से हमें लड़ लेने दिया जाए। क्यों, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, हालांकि ये बातें बहुत लंबी हो जा रही हैं, चीज़ें बड़ी आगे खिंच जा रही हैं, इस वजह से हम आपके बीच में पुनः आने का प्रयास करेंगे। मैं कुछ चीज़ें और ज़रूरी बता देना चाहता हूं कि हम इलाहाबाद में भी अपने प्रयास कर रहे थे। इलाहाबाद में भी हमने एडवोकेट सत्येंद्र कुमार त्रिपाठी साहब के माध्यम से जो दिनेश कुमार की याचिका है उस पर काम स्टार्ट किया था, जिसकी हियरिंग आज होनी थी, वर्चुअल हियरिंग। चूँकि इलाहाबाद में वर्चुअल हियरिंग का सिस्टम अभी बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए वो हियरिंग नहीं हो पाई। 27 तारीख वहाँ पे लगा दी गई है। हम अपने, चूँकि बाज की तरीके से, बाज की नज़र एक तरफ नहीं होती, चारों तरफ होती है, तो हमने चारों तरफ अपनी नज़रें गड़ा के रखी हुई हैं। मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि TT-17 के विषय में, TT-17 के मामले में कल एक सुनवाई हुई। संध्या वर्मा के नाम से 119/2019 याचिका संख्या है, जिसके साथ में दर्जनों याचिकाएं टैग हैं। उस पर सुनवाई हो चुकी है और कोर्ट ने 26 तारीख की डेट फिर से, चूँकि अर्जेंसी थी, अर्जेंसी को देखते हुए कोर्ट ने 26 तारीख की डेट फिर से मुकर्रर कर दी है। जिन साथियों के रिज़ल्ट के ऊपर कोर्ट केस लिख कर आ रहा है, कई साथी उस पूरे के पूरे मामले को भूल गए होंगे, क्योंकि हम उसको लगातार और लंबे समय से लड़ते हुए चले आ रहे थे। उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो लड़ाई हमारी जारी है। हम उसको पूरी तरह से गोपनीय रखे हुए थे, अभी भी वो गोपनीय है, लेकिन बहुत जल्द उन सभी साथियों को भी रिज़ल्ट भी मिलेगा और इसमें जो 40-45 के क्राइटेरिया में आएंगे वो सुरक्षित भी होंगे। लेकिन हम उनको बता देना चाहते हैं कि हम किसी भी प्रकार का, किसी से भी, किसी भी तरीके से आर्थिक सहयोग की हम अपेक्षा नहीं करते हैं, मानसिक सहयोग की अपेक्षा जरूर आपसे करते हैं। हमें आप जितना अधिक मानसिक सहयोग दे दोगे, उतना अधिक हम आपके लिए और ऊर्जा के साथ कार्य करेंगे। और हम धन्यवाद देते हैं हमारे सभी सीनियर एडवोकेट्स का, चाहे वो वी शेखर साहब हों, चाहे वो राकेश द्विवेदी साहब हों, चाहे वो दुष्यंत दवे साहब हों, चाहे वो PS पटवालिया साहब हों, और चाहे गुरुओं के गुरु महागुरु गोपाल सुब्रमण्यम साहब हो। और सबसे अधिक अगर हम किसी का धन्यवाद देते हैं तो हम सभी के विधि विशेषज्ञ, जिन्होंने पूरी की पूरी इस महाभारत की रचना की, RK सिंह साहब, एडवोकेट RK सिंह साहब का, उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। हम शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। मेरे मन में कुछ है कहने को, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ, कुछ हम कहना चाहते हैं। अब हम जिम्मेदारी आपके ऊपर ये छोड़ना चाहते हैं कि आपको ये तय करना होगा, कड़ा और बड़ा फैसला लेना होगा, आपको यह निर्णय करना होगा। अगर हम सही दिशा में चल रहे हैं, सही दिशा में काम कर रहे हैं, तो आपको हमें खुले हाथ देने होंगे, जैसा कि आपने वादा किया था हमसे। हमें आपके द्वारा टांग खिंचाई नहीं की जानी चाहिए, और हमारा जो कार्य है, जिस प्रकार से हम काम कर रहे हैं, उसे करने दिया जाए। वहाँ पे रायता समेटने में हमें मत लगाइए, गंदगी साफ करने में हमें मत लगाइए कि किसी को भी लाओ, रायता फैला दे और फिर उसको हम समेटें।
बात कड़वी है लेकिन सही है। हम जिस काम को करने के लायक हैं वही करने दिया जाए। हम फिर से आप कल को कोई रायता समेटो, आज खारिज करवाओ फिर रायता समेटो, उसको इसलिए हम नहीं बने हैं। हम जो कर रहे हैं, जो और बेहतर करना चाहते हैं वो करने दिया जाए, किसी भी तरीके से अड़ंगाबाजी ना करने दी जाए। ये जिम्मेदारी अब आपकी है साथियों, हम आपके ऊपर निर्भर करते हैं। और यदि आपको लगता है, प्रदेश के किसी भी साथी को अगर 1% आज की तारीख में लगता है किसी भी तरीके से, तो वो अपने हाथों में कमान संभाल सकते हैं। हम, हमारी टीम, हमारा पूरा पैनल रास्ता और मैदान छोड़ने को तैयार बैठे हैं। डिसीजन आपको करना है, फैसला आपको लेना है। इतिहास आप फिर से दोहराएंगे या इतिहास से कोई गलती सीखेंगे या इतिहास से सीखकर आप सुधार करेंगे, ये फैसला आपको लेना है। मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ लेकिन हमारे ऊपर बंदिशें हैं, हम बोल तो नहीं सकते। आप समझ जरूर सकते हैं, कम बातों को अधिक समझना अगर चाहें तो समझ सकते हैं। दिल के अंदर गुबार बहुत है, क्योंकि हम जिस ऊर्जा के साथ, जिस एनर्जी के साथ गए थे वहाँ पे, वो चीज़ें हमें, वो एनर्जी हमें गलत जगह पे खर्च कर देनी पड़ी। ये आप अच्छी तरीके से जान सकते हैं। ऑडियो बहुत लंबा हो रहा है, मैं आपके बीच बहुत जल्दी आने का प्रयास और प्रयत्न करूंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संघर्ष का साथी रिजवान अंसारी। जय हिंद।